औचीर्य में लैंगिक जनन विषम युग्म की प्रकार का होता है। लैंगिक प्रक्रम विशिष्ट प्रकार के नर तथा स्त्री जननांगों के द्वारा होता है, जो क्रमशः पुधानी एंथ्रीडियम तथा अंडधानी यूगोनियम कहलाते हैं। इसकी अधिकांश जातियां समजालिक या उभयलिंगाश्रयी होती है, परंतु वौचीरिया डाइकोटोमा व वौचीरिया लिटोरिया, वौचीरिया मेयानाडेंसिस आदि कुछ जातियां विषमजालिक या एकलिंगाश्रयी होती हैं। सामान्यतः जननांग नम मिट्टी या शांत जल में उगने वाले तंतुओं में प्रखर प्रकाश की उपस्थिति में विकसित होते हैं। उभयलिंगाश्रयी जातियों में पुधानी तथा अंडधानी एक दूसरे के निकट उभयनिष्ठ या समीपवर्ती शाखाओं पर विकसित होती है। जननांगों का विकास मुख्य शाखा जैसे वौचीरिया सेसिलिस या विशेष पार्श्व शाखाओं जैसे वौचीरिया जेमिनेटा, वौचीरिया टेरेस्ट्रिस पर होता है। वौचीरिया सेसिलिस आदि कुछ जातियों में पुधानी तथा अंडधानी अवृंत होती है, जबकि अनेक जातियों में यह सवृंत होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों में पुधानी तथा अंडधानी की पारस्परिक स्थिति में भी विविधता पाई गई है। उदाहरणतः वौचीरिया जेमिनेटा में पुधानी एक बेलनाकार वृंत के शीर्ष पर स्थित होती है तथा इसके आधार पर दो अंडधानियां पार्श्व स्थिति पर होती है। वौचीरिया गार्डनेरी में प्रत्येक पुधानी अनेक अंडधानियों से घिरी होती है। एक चीज उभयलिंगाश्रयी जो होता है या समजालिक, एक ही थैलस पे अंडधानी और पुधानी पाई जाती है, और यदि विषमजालिक थैलस होता है तो उस पे एक ही या तो एंथ्रीडियम होता है या तो पुधानी पाई जाती है या अंडधानी पाई जाती है। अब है पुधानी। पुधानी का विकास मुख्य तंतु या उसकी पार्श्व शाखाओं पर होता है। पुधानी का निर्माण करने वाली शाखा के दूरस्थ छोर में कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है तथा इसमें केंद्रक व क्रोमेटोफोर काफ़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं। अधिकांश जातियों में ये दूरस्थ भाग कुंडलित हो जाता है तथा एक अनुप्रस्थ पट्ट द्वारा इसका शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। चित्र ए से डी में कुंडलित शीर्षस्थ भाग अब पुधानी बनाता है। इसमें उपस्थित केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होते हैं तथा उसके पश्चात पुधानी का जीव द्रव्य अनेक एक केंद्रकी खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक खंड रूपांतरित होकर द्विकशाभिक पुमणु बनाता है। चित्र ई और एफ में दोनों कशाभिकों की लंबाई असमान होती है तथा वे पुमणु की पार्श्व भित्ति पर जुड़े होते हैं। पुमणुओं का विमोचन पुधानी के अग्रभाग में उपस्थित छिद्र द्वारा होता है। 7K जी में है। वौचीरिया डिबेरियाना आदि कुछ जातियों में पुमणु का विमोचन पुधानी की पार्श्व भित्ति पर उपस्थित एक या अधिक छिद्रों द्वारा होता है। अब है अंडधानी। अंडधानी का विकास पुधानी के आधार के निकट बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य की अधिक मात्रा एकत्र होने से आरंभ होता है। यह सघन कोशिका द्रव्य वंडरप्लाज्म कहलाता है। इसके स्थान पर एक उभार उत्पन्न होता है जो विकसित होकर अंडधानी बनाता है। प्रारंभिक अवस्था में अंडधानी में अनेक केंद्रक तथा क्रोमेटोफोर होते हैं। कुछ समय पश्चात अंडधानी के आधार पर एक अनुप्रस्थ पट्ट बनता है, जिसके कारण इसका शेष थैलस से
संपर्क टूट जाता है। चित्र बी से एफ तक में अंडधानी गोल या नाक रूपी या एवं चोंचदार संरचना है। परिपक्व अंडधानी में केवल एक केंद्रक होता है। इसमें उपस्थित शेष केंद्रक अपहासित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अंडधानी के आधार पर पट्ट निर्माण से पूर्व एक केंद्रक को छोड़कर शेष सभी केंद्रक मुख्य तंतु में वापस आ जाते हैं। अंडधानी का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से थोड़ा सिकुड़कर अंड में कायांतरित हो जाता है। अंड के अग्रभाग में अर्थात अंडधानी की चोंच की ओर एक काचाभ क्षेत्र होता है जिसे ग्राही बिंदु या रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। अभिनिषेचन। पुधानी से पुमणुओं का विमोचन तथा अंडधानी की भित्ति में छिद्र का निर्माण लगभग एक ही समय होता है। अंडधानी में छिद्र इसके अग्रभाग में स्थित चोंच की भित्ति के जिलेटिनीकरण से उत्पन्न होता है। चित्र 7 का जी। लगभग ठीक इसी समय समीपवर्ती पुधानी के शीर्ष पर स्थित छिद्र से पुमणु विमुक्त होते हैं। इनका विमोचन सामान्यतः सूर्योदय के कुछ समय पूर्व होता है। अंडधानी के अग्रभाग में उपस्थित छिद्र से कोशिका द्रव्य की कुछ बूंदें निकलती हैं तथा इसमें अनेक पुमणु उलझ जाते हैं, परंतु इनमें से एक पुमणु ग्राही बिंदु द्वारा अंड में प्रवेश करता है। पुमणु का केंद्रक अंड के केंद्रक से छोटा होता है, जैसा कि 7 के एच भाग में दिखाया गया है। अंड में प्रवेश के पश्चात यह अंड केंद्रक या एग न्यूक्लियस से तुरंत संयोजित नहीं होता है। नर केंद्रक के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होती है तथा कुछ समय में इसका आयतन अंड केंद्रक के बराबर हो जाता है। अब नर या अंड केंद्रकों के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनता है। युग्मनज अपने चारों ओर 3 से 7 परत मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। इसके जीवद्रव्यक में तेल की प्रचुर मात्रा होती है। धीरे धीरे युग्मनज का रंग हरे से लाल या भूरा हो जाता है। इसका विमोचन अंडधानी की भित्ति के फटने से होता है। अंकुरण से पूर्व यह लंबी अवधि तक विश्राम अवस्था या रेस्टिंग स्टेज में रहता है। यह अवस्था इसे सूखे या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में निपटने में सहायक होती है। अब युग्मनज का अंकुरण। विश्राम अवस्था की समाप्ति पर युग्मनज अंकुरित होकर सीधे एक नए थैलस का निर्माण करता है, जैसा कि चित्र ए से सी में दिखाया गया है कि ये जाइगोट है और दूसरा क्या है, ये जर्मिनेटिंग जाइगोट, और तीसरा जो जर्मिनेटिंग जाइगोट से ये थैलस बन जाता है। अंकुरण से पूर्व इसके द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इन केंद्रकों के पुनरावृत्त विभाजन से संकोशिक या सिनोसिटिक थैलस का विकास होता है। अब इसके जीवन चक्र के बारे में, ये वाउचीरिया का थैलस है और ऊपर की तरफ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 विधियों द्वारा होता है, एकाइनेट्स, एप्लेनोस्पोर और सिंजोस्पोर के द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थैलस, वाउचीरिया के थैलस पे एंथ्रीडिया और उगोनिया पाई जाती है। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड बनता है और उगोनिया से एग बनता है। एग और एंथ्रोजॉइड के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। जाइगोट में मियोसिस होता है।
मियोसिस होने के बाद जर्मिनेशन होकर के ये वाउचीरिया का थैलस वापस बन जाता है। तो ये इस प्रकार की लाइफ साइकिल है।